मैं अदनान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पटवारीज़म क्यों नहीं ख़त्म हो सका? सर देखें, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अरूज पर हैं। ये प्रॉपर्टी सेक्टर तो पाकिस्तान का वो सेक्टर है जिसने पाकिस्तान को प्लॉटिस्तान बना दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन हम इस मसले को ख़त्म नहीं कर सके। ये जो ताकत एक पटवारी को दी गई है, ये क्यों हम पर मुसल्लत है और इसका क्यों नहीं हल निकाला जा जो सकता? पहले आपने एक वर्ड बोला ना, प्लॉटिस्तान, एक तो ये बड़ा इंप्रेसिव वर्ड है, आजकल बड़ा फिट बैठता है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा ये जो पटवारी है ना सर, ये अब कोई 5वें 6ठे 7वें स्केल का सरकारी मुलाजम नहीं रह गया। इसने एक ये करैक्टर इंजॉय किया इसने थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। करैक्टर क्या इंजॉय किया है कि ये जो है वो कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड है और इसको पता है कौन सी ज़मीन, कौन सा प्लॉट, कौन सा बिक रहा है, कौन सा बेच रहा है, कौन बेच सकता है, किसका रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता। ये अकेला कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है। पूरे का पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें कहीं कहीं हर जगह पे कुछ ना कुछ फॉल्ट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे अनासर जो पटवारी को किसी ना किसी वजह से सपोर्ट करते हैं। अब ये इसको तो अगर हमारे वकला में, अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो ये रावी की सारी ज़मीन पटवारियों ने बेची है। एक लतीफ़ा चलता था कि इसको हिज लॉर्डशिप मिस्टर पटवारी कहा जाए, तो ये एक करैक्टर का नाम है। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि जब ये ADLR का सिस्टम आया ना, लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू अथॉरिटी जब अलहदा से बनाई गई, सही, तो जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसने रिकॉर्ड को ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड करना शुरू किया। सही, उससे बहुत सारी बेहतरी आई। लेकिन जब तक वो रिकॉर्ड कंप्यूटर में पहुंचेगा पहली दफा, उसमें पटवारियों ने फिर जो झोल झाल किया, वो आज तक अदालतों में वो केसेस जो हैं आप और मैं फेस करते हैं। और लोगों की प्रॉपर्टीज में नाम चेंज कर दिया, नुक्ता गलत कर दिया, प्रॉपर्टीज में एक लकीर खींच दें तो बंदे की जमीन गायब हो जाती है। हसरा नंबर बदल दिए, गलती से कर दिया, जानबूझ के कर दिया, व्हाटएवर। लेकिन ये सारे का सारा जो है वो जो गंद पड़ा हुआ था। एक टर्म है इंग्लिश की, एब्सोल्यूट पावर इज करप्ट पावर। यस। तो जहाँ भी आप किसी को एक हद से ज़्यादा इख्तियार दे देते हैं, वहाँ पर पावर करप्ट हो जाती है। सर उसका गलत इस्तेमाल, मैं यही पटवारी के पास कोई इख्तियारात का अंबार है। सर पटवारी एक ऐसी ताकत है जिसका नाम जो है ना पार्लियामेंट में भी लिया जाता है। आपको याद है जी, वो चौधरी निसार साहब ने, मेरा ख्याल है कि पप्पू पटवारी का नाम है, पप्पू पटवारी का नाम लिया और वो मेरा ख्याल है कि वो मलक रियाज साहब थे, बहरिया टाउन के मालिक, ठीक है, उनके बारे में कहा कि जी ये तो मतलब कि किस तरह की बातें, इस तरह की बातें पार्लियामेंट में। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं सर, अगर जरा ये भी बता दीजिए कि ये किस ग्रेड का अफसर होता है पटवारी? सर ये 7 ग्रेड का होता है। भाईजान ने बड़ा अच्छा इसको बता दिया। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा। एक ना पटवारी साहब थे, वो ना DCO साहब, आपको पता है DCO साहब DC के साथ ही उसको छोटा सा क्वार्टर मिला होता है, वहाँ पे वो रहते थे। अब पटवारी के घर सुबह शाम कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई क्या तोहफा लेके आ रहा है, कोई क्या गिफ्ट लेके आ रहा है। तो DC साहब की वाइफ जो थी ना, वो कहती ये कैसा पटवारी है, मेरा हस्बैंड DC है, ये पटवारी है, तो इसके घर इतना कुछ आ रहा है, हमारे घर कुछ नहीं आ रहा। वो बड़ी दुख में आ गए ना, रात को DC साहब को कहती, DC साहब तुसी पटवारी की तो लगना है। आप अंदाजा लगा लें ये इस किस्म के तासुरात मौजूद हैं हमारे। जी सर बिल्कुल आपने सही फरमाया। के अंदर जब भी सर जी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो जिस बंदे के पास भी रिकॉर्ड है वो उसमें से मैनिपुलेट करना शुरू करेगा। बात ये है कि हमारे पास सिस्टम के ऊपर चेक्स कितने हैं जी। पटवारी जो है वो मैंने जैसे आपको कहा ये करैक्टर का नाम है। जब आप मैं पटवारी से जज, पुलिस, तमाम सियासतदान, कारोबारी अफराद जब एक शोबे से फायदा उठा रहे हैं तो फिर उस सिस्टम को ठीक कौन करेगा? मैं प्रोग्राम को यहीं से आगे चलाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मैं कॉलर ऐड करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरवा है और मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे अंकल हैं, उनके ऊपर फ्रॉड का इस टाइम मुकदमा चल रहा है और मुकदमा कुछ इस तरह से हुआ कि उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, जिसके बाद जब उन्होंने ज़मीन खरीदी तो इन्वेस्टिगेट करवाया, उस टाइम तक कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही ज़मीन हमने आगे बेची खरीद कर तो वहाँ से पता चला कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे है और जिसके नाम पे है उसने जिसने हमें बेची थी उसने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवाया हुआ था। इसके अलावा वो जो फर्द हमें दिखाई दी वो भी जाली थी। तो उस वजह से हम आपकी आवाज़ कट रही है, ज़रा बताइएगा। जब आपने ज़मीन खरीदी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी।
हुआ ये था कि जब हमने ज़मीन खरीदी उस टाइम इन्वेस्टिगेट करवाया था तो तब सब कुछ ठीक था। शनाख्ती कार्ड का हमें नहीं पता था कि उस टाइम पे वो जारी है। जब हमने वो ज़मीन खरीद कर आगे बेचना शुरू की, जब पार्टी से मिले और जब हमने वो बेच दी तो उस टाइम पे पता चला कि इसका मालिक कोई और है। तो जब वो मालिक सामने आया था उस टाइम ये हकीकत खुली थी कि जिसने हमें बेची थी ज़मीन वो उसका आईडी कार्ड भी जाली था, उसने हमें फ़र्द भी जाली दिखाई थी। तो एक तो ये वाला फ्रॉड हुआ, जिसके बाद फिर उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मेरे अंकल के साथ शुरू हो गए। उन्होंने हमसे 60 लाख रुपए भी ले लिए थे, जबकि ज़मीन की जो कीमत है इस टाइम 1 करोड़ रुपए है। 60 लाख रुपए लेके भी उन्होंने फिर उनको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद अब इस टाइम पे उनके ऊपर पर्चा भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब आप हमें बाकी के 40 लाख रुपए भी दें। इस टाइम ना हमारे पास ज़मीन है और हम पैसे डबल पे कर चुके हैं। तो मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं। ठीक सर, प्रोपोजिशन जो है ना वो बड़ी सिंपल सी प्रोपोजिशन है। फ्रॉड कमिट हो गया। अब अगर फ्रॉड कमिट आपके साथ हो गया, पहले तो एक अंग्रेजी का मुहावरा है लॉ का, कैविएट एम्प्टर का, मुश्तरी होशियार बाश। तो ये तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है कि जब मैं प्रॉपर्टी खरीद कर रहा हूँ तो मैं किसी ऐसे बंदे को इंगेज करूँ, ऐसे किसी लॉयर को एसोसिएट करूँ या किसी और प्रॉपर्टी के ऐसे माहिर को एसोसिएट करूँ जो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करे, ओनरशिप को वेरीफाई करे, एट दी स्पॉट जाके उसको डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करे। लेकिन माज़ा के साथ लोग जो है ना वो इस पर डीलर्स के ऊपर एतबार करते हैं और डीलर ज़्यादा फ्रॉड के अंदर मुलविस होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है वो किसी ईमानदार लॉयर के पास जाना चाहिए ताकि आप वहाँ से जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन है वो कर लें और जो सेलर है उसकी ओनरशिप की आइडेंटिफिकेशन कर लें। इन केस यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है इनके साथ तो इनको ऑब्वियसली कोर्ट में जाके अपना फ्रॉड जो है वो साबित करना है और फिर इनको रिकवरी ऑफ अमाउंट भी मिल सकती है जिस बंदे को इन्होंने दी। और अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई और मालिक एग्जिस्ट करता है तो उससे ये प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते, लेकिन जिसको इन्होंने पैसे दिए हैं उनसे पैसे रिकवर कर सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इस पे चलाई जा सकती हैं। ये सबसे आसान तरीन जो आपने इनको रेमेडी बताई जो मौजूद है कानून में। इसके अलावा रेमेडी लॉ में अवेलेबल ही कोई नहीं है। सही। और इस तमाम रेमेडी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, वक्त की जो है ना वो आप कभी भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में वक्त की जो है वो लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अदनान साहब, हमारे यहाँ पे वकील भी माजरत के साथ उसी को समझा जाता है जो मौके पे इंसाफ ले दे। नहीं, देखिए, मौके पे इंसाफ लेके देना हर वकील के बस की तो बात नहीं है और मौके पे इंसाफ तो हो भी नहीं रहा। तो मौके पे इंसाफ वाला फार्मूला तो शायद अभी आजकल नहीं चल रहा और मौके पे इंसाफ करने वाला फार्मूला अगर किसी ने चलाना भी है तो वो पूरे के पूरे अदालती निज़ाम ने चलाना है, एक वकील ने नहीं चलाना। मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं कोर्ट में आज मेरी हेयरिंग है और मैं बतौर वकील कोर्ट में अवेलेबल नहीं हूँ तो कोर्ट पर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि मैं आऊँ। सही। और मेरे पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। इसको इन्फोर्स कराना भी फिर कोर्ट का काम है। तो ये तो मौके पे इंसाफ वाला फार्मूला तो जो है ना आजकल सड़कों पे मिल रहा है। सही। और वही एक मौके वाला इंसाफ अवेलेबल है कोर्ट्स में। मौके पे इंसाफ तो अवेलेबल है, सच नहीं है। ठीक हो गया।